हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ओपेरान मॉडल एवं लैक ओपेरान मॉडल को समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ओपेरान की संरचना और इसकी क्रियाविधि को समझने से पहले मैं आपको दो क्रियाविधि बताता हूं। इनके द्वारा हम इसको बहुत आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला क्रियाविधि है, हम एक ई कोलाई को लेते हैं। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के भीतर ही लैक ओपेरान की क्रियाविधि को समझाया गया था। ये इसका डीएनए होगा और इसको यदि हम एक ऐसे माध्यम में रख देते हैं जहाँ पे लैक्टोज है, तो देखिए लैक्टोज क्या होगा, इसकी झिल्ली को पार करके इसके कोशिका द्रव्य में प्रवेश करेगा और यहाँ पे लैक्टोज को सरल अणुओं में तोड़ा जाएगा। ये डाइसेकेराइड का अणु होता है, इसका सरल अणु होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और इस क्रिया के लिए यहाँ पे कुछ एंजाइमों की आवश्यकता होती है। तो पहला क्रिया तो आप यही समझ लीजिए कि लैक्टोज को तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए। अब दूसरा क्रिया देखिए, एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के, अर्थात सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। हमको एंजाइम चाहिए तो प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो एमआरएनए करता है, लेकिन निर्देश किसका रहेगा? डीएनए का। आप प्रोटीन संश्लेषण में पढ़ चुके होंगे कि डीएनए पहले एमआरएनए का निर्माण करता है। तो चलिए देखते हैं इसको भी थोड़ा सा। पहले ये हो गया डीएनए, इसमें पाए जाते हैं जीन। जहाँ पर एमआरएनए का निर्माण होगा वहाँ पर पहले एक एंजाइम आकर के जुड़ता है जो कहलाता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अर्थात यहीं से एमआरएनए का निर्माण चालू होगा। ये आगे बढ़ते जाएगा और एक एमआरएनए बना देता है और ये क्रिया कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। ये जीन अपने हिसाब से इसमें कोडिंग कर देते हैं और इसी कोड के हिसाब से एमआरएनए क्या करता है, आगे अनुवाद करता है या ट्रांसलेशन करता है और जिसके फलस्वरूप प्रोटीन बनते हैं और यही प्रोटीन एंजाइम होते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्रिया। अब इन दोनों को जोड़ करके हम ओपेरान मॉडल को समझते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एंजाइम संश्लेषण की क्रियाविधि को समझने के लिए दो वैज्ञानिक, एक जैकब और दूसरे मोनार्ड, इन दोनों ने एक जीन नियंत्रित मॉडल बताया। ऐसा मॉडल जिसमें जीन द्वारा एंजाइम संश्लेषण की क्रियाविधि नियंत्रित होता है। इसी मॉडल को ओपेरान मॉडल कहते हैं। और लैक ओपेरान क्या होगा? तो देखिए, लैक से आशय होता है लैक्टोज और ओपेरान से आशय होता है जीनों का समूह। तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए जो एंजाइम ये जीन बनाएंगे वो कहलाएगा लैक ओपेरान। तो आइए अब हम इसको शुरू करते हैं। ये तो आपको मैं समझाने के लिए बताया। अब हम देखते हैं कि वास्तव में लैक ओपेरान की संरचना कैसे होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये ई कोलाई का डीएनए हो गया और ये इस डीएनए के छोटे छोटे खंड हो गए जिनको हम ओपेरान कहते हैं। तो चलिए एक छोटा सा खंड को यहाँ पे बना देते हैं इस तरीके से। मान लीजिए एक छोटे खंड को हम इतना बड़ा करके यहाँ पे दिखा दिए। ये कहलाता है एक ओपेरान। अब यह दो भागों से मिलकर बनता है। पहला भाग होगा इसका कंट्रोलर भाग या नियंत्रक, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक का भाग कहलाता है संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल जीन का भाग। तो देखिए, इसमें कंट्रोलर जीन में तीन भाग होते हैं। सबसे शुरू में होता है रेगुलेटर आर, उसके बाद आएगा इसमें प्रमोटर जीन और उसके बाद होता है ऑपरेटर जीन। इन सब के कार्य को समझेंगे। इसी तरीके से ये जो संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ये भी तीन भागों से मिलकर बनता है। इसका ये वाला भाग कहलाएगा सिस्ट्रान जेड या लेक जेड भी कह सकते हैं। इसी तरीके से सिस्ट्रान वाई और सिस्ट्रान ए। तो ये भी तीन प्रकार के जीनों से मिलकर बनता है संरचनात्मक जीन। चलिए अब इसके कार्यों को समझते हैं। देखिए, ये जो संरचनात्मक जीन होता है यही जीन आगे चल कर के
अनुलेखन के द्वारा mRNA का निर्माण करता है और वो mRNA आगे प्रोटीन बनाएंगे अर्थात एंजाइम बनाएंगे। वही एंजाइम होते हैं जो आगे जाकर के लैक्टोज का विघटन करते हैं। तो चलिए ये वाला भाग क्लियर हो गया कि ये बनाएगा mRNA, लेकिन इसका अनुलेखन होना चाहिए या नहीं, इन क्रियाओं का नियंत्रण करता है ये नियंत्रक जीन। किस तरह से नियंत्रण करता है उसको देखिए। इसमें जो पहला रेगुलेटर जीन है ये सबसे पहले एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है। देखिए फिर प्रोटीन बनाएगा अर्थात इसमें भी mRNA बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर एक RNA पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ेगा, तभी तो mRNA बनेगा। जब ये RNA पॉलीमरेज एंजाइम इस रेगुलेटर जीन से जुड़ता है तो ये रेगुलेटर जीन ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन के द्वारा mRNA का निर्माण करता है। देखिए ये mRNA आगे चल कर के प्रोटीन बनाएगा। ये प्रोटीन कैसे छोटे छोटे अणु का निर्माण करता है, इन अणुओं को मोनोमर कहते हैं। अब इनमें से 4-4 मोनोमर मिल के एक दमनकारी प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस तरीके से ये 4 अणु मिलेंगे और एक रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण होगा। ये एक महत्वपूर्ण संरचना होता है और इसमें 2 बंधित स्थल होते हैं। इसके 2 साइड ऐसे बंधन के लिए इसमें स्थान पाया जाता है जहाँ पे जा कर के जुड़ता है। अब ये पहला रेगुलेटर जीन का तो आप समझ में आ गया कि ये क्या कार्य करेगा। ये एक दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करेगा जो 2 अवस्था में हो सकता है, या तो ये सक्रिय रहेगा या ये निष्क्रिय रहेगा। अब देखिए प्रमोटर जीन का कार्य। देखिए यहाँ पर mRNA का निर्माण होना है तो उसमें भी इसी तरीके से एक RNA पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। तो इसका अनुलेखन के लिए जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है वो यहाँ पर बैठता है इस प्रमोटर जीन में और यहीं से आगे बढ़ता है और जाकर के यहाँ अनुलेखन करेगा। तो प्रमोटर जीन का सिर्फ इतना ही कार्य है कि यहाँ पर RNA पॉलीमरेज आकर के बैठेगा जो ऑपरेटर जीन को क्रॉस करके आगे बढ़ेगा। अब देखिए ऑपरेटर जीन का कार्य। ऑपरेटर जीन में इस रिप्रेसर प्रोटीन या दमनकारी प्रोटीन के जुड़ने के लिए बंधित स्थल होता है। ये प्रोटीन यहाँ पर जा कर के ऐसे जुड़ जाता है और जब ये जुड़ जाएगा तो प्रमोटर जीन में जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है ये एंजाइम इसको क्रॉस करके संरचनात्मक जीन तक नहीं पहुंच पाता, जिसके फलस्वरूप संरचनात्मक जीन द्वारा mRNA का निर्माण नहीं होगा अर्थात अनुलेखन की क्रिया नहीं होगा। तो ये नियंत्रक जीन इस तरह से निर्धारित करते हैं कि संरचनात्मक जीन mRNA बनाए या न बनाए अर्थात अनुलेखन की क्रिया हो या न हो। अब देखिए यदि ये पार हो गया, इस भाग तक यदि आ गया पॉलीमरेज, तो पॉलीमरेज धीरे धीरे यहाँ से mRNA बनाना चालू करेगा और बनाते बनाते मान लीजिए इस तरीके से ये पॉलीमरेज यहाँ पहुँच गया। ये बना दिया mRNA। अब ये mRNA क्या करेगा, अनुवादन करेगा अर्थात ट्रांसलेशन के द्वारा ये प्रोटीन बनाएगा। इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो mRNA बनता है ये पॉलीसेंट्रिक प्रकार का होता है। पॉलीसेंट्रिक से ऐसे होता है कि इसका अलग अलग खंड अलग अलग प्रकार का प्रोटीन का निर्माण करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस वाले खंड से एक अलग प्रोटीन बनेगा, इस वाले खंड से एक अलग प्रोटीन बनेगा और इस वाले खंड से एक अलग प्रोटीन बनेगा। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं उनमें मोनोसेंट्रिक प्रकार का RNA होता है, उसमें मोनोसेंट्रिक RNA बनेगा अर्थात एक ही प्रकार का प्रोटीन बनेगा। चलिए इसमें देखते हैं जेड वाला जो प्रोटीन बनाता है यहाँ पे, इस प्रोटीन या एंजाइम का नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। उसी तरीके से इस वाई वाले भाग से जो प्रोटीन का निर्माण होगा ये होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज। और ये जो तीसरे वाले भाग से अर्थात सिस्ट्रान ए वाले भाग से जो एंजाइम या प्रोटीन बनेगा इसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज।
ये तीनों एंजाइम लैक्टोज का अपघटन करते हैं। लैक्टोज का उपापचय के दौरान ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएंगे। तो इसके बाद आप बहुत आसानी से इनके परिभाषाओं को भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए ओपेरान क्या होगा, तो एक ओपेरान रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और संरचनात्मक जीन से मिलकर बना होता है। देखिए रेगुलेटर जीन को इनहिबिटर या आई जीन भी कहते हैं। इनहिबिटर से आशय होता है निरोधक जीन। ये जब यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, ये सक्रिय होगा तो जा करके यहाँ ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है और आगे की क्रिया को रोक देता है, इसीलिए इसको इनहिबिटर जीन कहते हैं और पूरे ओपेरान की क्रिया का नियंत्रण यही करता है। अब हम आगे इसके दो स्थितियों को समझते हैं, अर्थात इसकी क्रियाविधि को समझेंगे। ये दो स्थिति में कार्य करता है, एक जब ओपेरान बंद होगा और दूसरा जब ओपेरान चालू होता है। देखिए बंद की स्थिति में तो रेगुलेटर जीन जो है ये एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, सक्रिय रूप में रहेगा ये और ऑपरेटर से जाके जुड़ जाएगा, जिससे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम संरचनात्मक जीनों तक नहीं पहुंच पाता और इसका अनुलेखन नहीं होता, जिससे एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा। तो ये कब होगा, जब इस माध्यम में लैक्टोज ना हो, क्योंकि लैक्टोज आ जाएगा उस कंडीशन में तो ये एंजाइम चाहिए, तभी तो लैक्टोज टूटेगा। तो देखिए मान लीजिए ये उस ई कोलाई का बाह्य झिल्ली है, इस झिल्ली के बाहर माध्यम में यदि लैक्टोज हो तब क्या होता है, लैक्टोज इसके भीतर आएगा और भीतर आने के लिए ये जो परमिएज एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज, ये एंजाइम या प्रोटीन जो है वो इसको भीतर ले जाता है। इसका कार्य यही मुख्य है। अब देखिए भीतर आएगा तो यहाँ आने के बाद लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटेगा और साथ ही साथ कुछ लैक्टोज एलोलैक्टोज में बदल जाता है, उसका ही आइसोमर है, लैक्टोज का ही आइसोमर होता है और इसको बदलने का कार्य ये करता है। तो ये इसको बना दिया एलोलैक्टोज में। अब येलोलैक्टोज क्या करता है, ये जाकर के इस रिप्रेसर प्रोटीन से बंधित हो जाता है, इससे जुड़ जाता है इस तरीके से। तो देखिए जब ये रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ेगा तो ये इसका सक्रिय रूप निष्क्रिय रूप में बदल जाता है। अब ये आगे जा करके ऑपरेटर जीन से नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि एक से जुड़ चुका है ये, और उस कंडीशन में ये प्रमोटर जीन पर जो आरएनए पॉलीमरेज बैठा है ये ऑपरेटर जीन से होते हुए पहुंच जाएगा संरचनात्मक जीन में और यहाँ पे अनुलेखन की क्रिया चालू हो जाएगा और एमआरएनए बनना प्रारंभ हो जाएगा। और जब एमआरएनए बनना प्रारंभ हो जाएगा तो ये तीनों एंजाइम बनना प्रारंभ हो जाएंगे और जो माध्यम के अंदर लैक्टोज आया है उस लैक्टोज का विघटन चालू हो जाएगा। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं ओपन या खुला ओपेरान। तो ये दोनों क्रियाएं होते रहते हैं। जब माध्यम में लैक्टोज खत्म हो जाएगा तो उस कंडीशन में फिर ये जा करके यहाँ पे जुड़ेगा ऑपरेटर जीन से, क्योंकि जब खत्म हो गया तो इस तरह से एंजाइम बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो जाके जुड़ जाता है और ये आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता। तो इस तरह की क्रिया चलते रहते हैं। एक स्थिति और होगा कि जब परमिएज एंजाइम बनेगा ही नहीं तो ये बाहर का लैक्टोज भीतर कैसे आएगा। तो यहाँ ये भी समझ लीजिए कि जब यहाँ पे ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बनता है ये प्रोटीन की कार्यावधि कुछ निश्चित समय के लिए होता है, अर्थात ये जा करके जब इससे जुड़ेगा तो कुछ समय तक एक्टिव रहेगा, उसके बाद फिर दूसरा आकर के जुड़ेगा। उसी के बीच में जो समय मिलता है उसी बहुत कम समय में, अल्प समय में ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जिसका थोड़ा सा हिस्सा पार हो जाता है और एक छोटे से हिस्सा एमआरएनए का ये अनुलेखन कर देते हैं और कुछ मात्रा में परमिएज बन जाता है और यही परमिएज लैक्टोज को अंदर लाना प्रारंभ कर देगा और जैसे भीतर आएगा इससे जुड़ जाएगा और ये फिर खुल जाता है। तो ये क्रिया लगातार चलते रहता है और यही कहलाता है लैकोपेरान। तो इसकी क्रियाविधि को आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।